अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट आमना मनान और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के टॉक शो में हम बात करने वाले हैं आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट और वर्ल्ड वॉर के दौर में होने वाली आर्म्स रेसेस के बारे में। अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा मुबशिर, जवेरिया अख्तर, रवीना अनवर एंड कशमाला इस्लाम। बात करते हैं हम आर्म्स कंट्रोल का बेसिक एम क्या है। तो इसका बेसिक एम नंबर ऑफ़ वेपन्स को लिमिट करना और उनके यूज़ को रेगुलेट करना थ्रू बायलेटरल और मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स है। वहीं पे डिसआर्मामेंट ऑन द अदर हैंड इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द इंटायर वेपन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो इसी बारे में हम अपने गेस्ट की राय जानना चाहते हैं। तो निम्रा, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आर्म्स रेसेस आखिर होती क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आमना फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसे कि आपने आर्म फोर्सेस की बात की, तो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान ऐसी कंपैटिटिव स्ट्रगल है कि जिसका मकसद है दोनों स्टेट्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना और उनको बिल्डअप करके ये उनकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें इन रिलेटिव टर्म्स। फॉर एग्जांपल हम दो स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो अगर एक स्टेट उसमें से वेपन्स एक्वायर करती है तो दूसरी स्टेट्स उसको एज अ वॉर थ्रेट कंसिडर करती हैं और वो भी उसी के बदले में और बेहतर तरीके से अपने वेपन्स बनाना शुरू कर देती है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोई डायरेक्ट आपको थ्रेट नहीं दे रहा, बट वो एक को जब देखते हैं कि यार एक बंदा एक स्टेट जो है वो वेपन्स तैयार कर रही है तो वो ये कंसिडर करते हैं कि वो वॉर की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। तो इस तरह से वो भी अपने लिहाज से वेपन्स तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये एक रेस है जो चलती जा रही है वेपन्स को बढ़ाने के लिए। ओके, ये तो आर्म्स रेसेस हो गई। अब हमें ये जानना है कि इनका वर्ल्ड वॉर 1 से क्या लिंक है। सो आप अगर एक्सप्लेन कर सकें। अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो जर्मनी एक बहुत बड़ी राइजिंग पावर थी एंड दे हैव ऑल्सो चैलेंज द यूनाइटेड किंगडम्स नेवल डोमिनेंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स। सो बेसिकली उनका क्या था कि उन्होंने 1906 में ब्रिटेन ने एक नई एडवांस वॉरशिप लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने HMS ड्रेडनॉट रखा एंड दे हैव ट्रिगर्ड द नेवल आर्म रेस। तो 1909 से 1914 के दरमियान उन्होंने 19 ड्रेडनॉट्स बनाए, इसके अलावा 9 बैटल क्रूजर्स बनाए और इसी तरह से जर्मनी ने 13 ड्रेडनॉट्स बनाए और 5 बैटल क्रूजर बनाए। यही बेसिकली यही वर्ल्ड वॉर 1 की भी मेन कॉज है। अच्छा, आपने बात की है यहाँ पर डेड नॉट्स की। हमारे व्यूअर्स को अगर आप ये बताती चलें कि डेड नॉट्स क्या होते हैं। बेसिकली ये एक टर्बाइन पावर्ड ऑल बिग गन वॉरशिप है। ओके, सो अब हमें आर्म्स रेसेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में तो पता चल चुका है। तो अब हमें ये जानना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में क्या ऐसे इवेंट्स हुए थे जिन्होंने कंट्रीज़ के दरमियान आर्म्स रेसेस स्टार्ट कर दी थी। Thank you for inviting me, Anna. As toward the ending of World War II, तो अगस्त 1945 में इस टाइम हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे, जिस वजह से एटॉमिक एज का आगाज़ हुआ था। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम कुछ इंटरनेशनल अटैम्प्ट्स लिए गए थे और अटैम्प्ट्स की वजह से सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सक रहे थे। ठीक है, तो उससे उन्हीं वेपन्स को उन्होंने डेवलप किया ताकि उन वेपन्स को इंटरनेशनल अटैक के टाइम एज ए थ्रेट यूज़ किया जा सके। थैंक यू जवेरिया। अब मेरा अगला क्वेश्चन अपने नेक्स्ट गेस्ट से होगा कि आर्म्स रेस और डिसआर्मामेंट के दरमियान में डिफरेंस क्या है आखिर। कशमाला, आप बताइए। तो बेसिकली जब हम आर्म कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं तो हम दो कंट्रीज़ के बीच में एक ऐसे एग्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं जिसके तहत वो ये बताते हैं कि अब आपके पास इतने आर्म्स होने चाहिए और हमारे पास इतने आर्म्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव दैट बैलेंस ऑफ पावर। जब हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं ना तो उसके अंदर आप हमेशा रिडक्शन ऑफ वेपन्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर को आप रिड्यूस ही कर रहे होते हैं, उसको इंक्रीज़ नहीं करते। सो जब डिसआर्मामेंट के बारे में हम ये कहते हैं कि इट्स मोर अ सेफर साइड, कि अगर आप इस साइड पे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन होता है क्योंकि आप वर्ल्ड को एक पीसफुल प्लेस बना रहे होते हैं रादर देन कि आप आर्म रिडक्शन के बारे में बात करें या आर्म कंट्रोल के बारे में बात करें। आर्म कंट्रोल में इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, बट आर्म डिसआर्मामेंट में हमेशा रिडक्शन की ही बात होती है। अच्छा, तो आज तक इस पर कितनी एफर्ट्स पुट की गई हैं।
सो बेसिकली एफर्ट्स तो स्टार्ट हो गई थी 1648 से। 1648 वो टाइम था जब शायद न्यूक्लियर का तसव्वुर भी नहीं था कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करेगी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, तब फोर्टिफिकेशन की बात होती थी। लेकिन तब ही डिसआर्मामेंट के बारे में बात शुरू हो गई थी कि कैसे आप अपनी फोर्टिफिकेशंस को कम करेंगे। सो पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो है वो पहला एक ऐसा ट्रीटी थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप अपनी फोर्टिफिकेशंस को रिड्यूस करें। फिर उसके बाद ज़ार ऑफ रशिया की बात करते हैं। ज़ार ऑफ रशिया 1816 में बेसिकली रशिया की एक रॉयल फैमिली थी जिसने ये कहा था कि आप डिसआर्मामेंट की तरफ आना चाहिए। फिर उसके बाद फ्रांस आया, फ्रांस ने कहा जी डिसआर्मामेंट की तरफ चलेंगे हम। लेकिन ये सब जो जितनी भी कोशिशें थी वो उस टाइम पे नाकाम थी क्योंकि उनके जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज थे दे वर नॉट एग्री विद देम कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। लीग ऑफ नेशन आए। लीग ऑफ नेशन ने कहा कि हमारी मेंबरशिप जिस कंट्री को चाहिए उसको चाहिए कि अपने डिसआर्मामेंट पे बेसिकली कोशिश करना शुरू करे, डिसआर्मामेंट की तरफ आए। और जब वो डिसआर्मामेंट की तरफ, जब उनकी अपनी जो मेंबर्स कंट्री थी वो आपस में ही लड़ रही थी, उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो उसके फ़ौरन बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आ गया। उन्होंने एक डिसआर्मामेंट का ऑफिस बना दिया जिसको उन्होंने कहा कि UNODA का नाम दिया। उसमें बेसिकली इस तरह की कितनी रेगुलेशंस पास होती थी कि आपने डिसआर्मामेंट की तरफ चलना है या नहीं चलना। सो उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन आया जिसने कहा कि हर वो कंट्री जो कि बेसिकली जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो आएगी और वो अपने न्यूक्लियर पावर्स को टेस्ट करेगी और हम उन कंट्रीज़ के जिनके पास न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे कि आर दे यूजिंग इट फॉर अ सेफर पर्पज़ और नॉट। अगर वो किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करें तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे सिर्फ अमेरिका वाज द ओनली पावर जिसके पास न्यूक्लियर था और उसी की वजह से कोई और कंट्री उस टाइम पे टेस्ट नहीं कर सक रहा था, तो वो भी बेसिकली वेन में चली गई सारी कोशिशें। फिर आया एटम फॉर पीस प्लान। बेसिकली उस टाइम पे जो US का 1953 में प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि हम क्यों ना ऐसा करें कि एक इंटरनेशनल पूल बनाएं। इंटरनेशनल पूल होगा तो जितने भी यूरेनियम या इस तरह के जो फिशनेबल मटेरियल है उसको हम उस पूल में इकट्ठा करेंगे। जो कंट्री को ज़रूरत होगी कि वो जी उनको चाहिए इस तरह की कोई चीज़ तो वो आएंगे हमसे डिमांड करेंगे, अगर वो पीसफुल पर्पस के लिए तो हम उसको उसमें दे देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था वो कह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस खुद एक अमेरिका उस टाइम पे इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर बन चुका था कि अपने तो आप डिसमेंटल कर लें न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ताकि फिर इस तरह की बात करें और इस तरह के एग्रीमेंट्स की तरफ तभी आए। फिर आ गया था न्यूक्लियर टेस्ट बैन। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ने कहा कि 1958 से 61 के बीच में एक सीरीज़ ऑफ टॉक थी। उस सीरीज़ ऑफ टॉक में ये कहा गया था कि US, UK और सोवियत यूनियन अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उसके ऊपर बैन लगाएगा, चाहे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, आउटर स्पेस में है, ओशन में है, अंडरग्राउंड में, उन सब पे बेसिकली बैन लगेगा। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने 100 मेगाटन का बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया। वो सारी जो कोशिशें थी उनकी वो सब वेन में चली गई। फिर अंटार्कटिक ट्रीटी आई और उसके अकॉर्डिंग 1959 में ये कहा गया कि जो आपका अंटार्कटिक रीजन है उसको नहीं छेड़ना, वहाँ पे किसी किस्म की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, आर्म्स नहीं लेके जाने, न्यूक्लियर बॉम्ब है आपके पास, आपने वहाँ पे किसी किस्म की कोई ट्राई नहीं देनी क्योंकि आपका वर्ल्ड का इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा। फिर उसका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई जिसको NPT कहा गया 1968 में, और उसमें ये कहा गया कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वो अपनी न्यूक्लियर पावर किसी और कंट्री को नहीं देगी, किसी किस्म की मिलिट्री सॉर्ट में किसी दूसरी कंट्री की हेल्प नहीं करेगी और अपने आप को रिडक्शन की तरफ लेके जाए रादर देन एक दूसरे की हेल्प करने में ऐसी किस्म की चीज़ों में। फिर उसके बाद आया स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी जो दोनों सुपर पावर्स थी, अमेरिका भी था उसके अंदर और उसके अंदर सोवियत यूनियन था। उन्होंने कहा कि आपके पास जो मिसाइल्स हैं ICBM और SLBM उनको रिडक्शन की बात करें, उनको डिस्ट्रॉय करें। इसीलिए जो मुआहदा हुआ था उनके बीच में इसमें कहा गया था कि सोवियत यूनियन के पास 18 मिसाइल्स होंगे और US के पास ओनली 1054 मिसाइल्स रह जाएंगे। फिर उसके बाद SALT II आया। SALT II पे अभी काम चल ही रहा था कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। जब अफगानिस्तान पे अटैक किया ना तो यूनाइटेड स्टेट्स को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा कि ऑल्दो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं इस चीज़ के बारे में कि आपने क्यों उन पे अटैक किया, लेकिन हम अपने वर्ड्स पे कायम रहेंगे, हम अपना एग्रीमेंट चलाते रहेंगे। ग्रेट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आई और उसने कहा कि जी जो US है और जो USSR है उसको जो है अपने बेसिकली जितने भी मिसाइल्स हैं उनको मज़ीद रिड्यूस करना चाहिए और उन मिसाइल्स की रेंज वो बिटवीन 550 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा इसको मज़ीद रिड्यूस करें और अपने 3 ईयर्स के अंदर अंदर इसको उन्होंने 2500 मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। फिर स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी आई 1991 में जिसमें उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि अपने 6000 जो बेसिकली मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें और 80% रिडक्शन हो गई थी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर। और फिर
स्टार्ट 2 आया, स्टार्ट 2 में 3000 से 3500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी बैन ट्रीटी आई, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप अपनी जितने भी टेस्ट है ना, न्यूक्लियर टेस्ट, उनको रोक दें, उनको ख़त्म कर दें ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इंडिया पाकिस्तान वो स्टेट्स जिन्होंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे अपने पर्सनल रीजन है, हम इस पर फॉर नाउ कोई काम नहीं कर सकते, हमें न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं। फिर सॉल्ट ट्रीटी आई, सॉल्ट ट्रीटी को आप मॉस्को ट्रीटी का नाम दे सकते हो। उसके अंदर रशिया और यूएस को कहा गया था कि अपने जो जितने भी वेपन्स हैं उसको 1700 या 2200 के दरमियान में आपने रखना। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई, उसके अंदर जो है उनके पास जितने भी रह गए थे न्यूक्लियर वेपन्स, उनको हाफ में रिड्यूस कर देना था। सो दिस वॉज इट, बट साउथ अफ्रीका इज़ द ओनली कंट्री दैट गेट्स ऑल द अप्लॉसेस, बिकॉज वो 1980 में न्यूक्लियर पावर बने, 1990 में उन्होंने खुद ही को एज अ न्यूक्लियर पावर डिसमेंटल कर दिया। सो आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू कश्मारा, दैट वाज अ रियली नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। अब यहाँ पे ट्रीटीज़ की बात चल ही रही है, तो मैं रवीना से सवाल करना चाहूँगी कि ये NPT या नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी क्या है, इसके क्या मकासद हैं और इसका आगाज़ कब हुआ? NPT जो है हमारे पास एक बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट हम इसको कह सकते हैं। इसके मकासद जो है हमारे पास वो न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव, उसके इस्तेमाल, उसके खतरात से रोकना, और हमारे पास ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको इस बात के लिए आमादा करना है कि वो इसका पुरअमन इस्तेमाल करें। और बेसिकली जो इसका स्टार्ट है वो हमारे पास हुआ था 1 जुलाई 1968 में इसको दस्तखत के लिए जारी किया गया था, और 5 मार्च 1970 को जो है इसको बाकायदा नाफिज किया गया। एंड 11 मई 1995 में जो है इसको एक्सटेंशन दी गई, मज़ीद एक्सटेंशन दी गई। एंड मजमूई तौर पे इसमें जो हमारे पास है 191 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अब तक इस ट्रीटी पे जो सिग्नेचर कर चुके हैं। एटॉमिक वेपन्स जिन ममालिक के पास है उनमें हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, चीन, शुमाली कोरिया और हमारे पास बरतानिया, ये ममालिक हमारे पास शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो एटॉमिक वेपन्स हैं वो हमारे पास फ्रांस के पास हैं जो कि 6930, एंड सबसे कम जो है शुमाली कोरिया 25 हैं उनके पास। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान और इंडिया के पास कितने एटॉमिक वेपन्स हैं? पाकिस्तान के पास हमारे अभी जो है वो 150, एंड इंडिया के पास जो है वो 140 के करीब हमारे पास वेपन्स हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास नेटो मुश्तरका एटॉमिक वेपन्स रखने वाले जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे पास तुर्की, इतालिया, बेल्जियम, जर्मनी एंड नेदरलैंड आते हैं। जैसे कि हमारे पास कश्माला पहले भी बता चुकी हैं कि हमारे पास जो साउथ अफ्रीका जो है वो ऐसी कंट्री है जो कि पहले हमारे पास एटॉमिक वेपन्स रखे हैं जिससे, और बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया हमारे पास। और बाकी भी ऐसे ममालिक हमारे पास थे जिनके पास पहले एटॉमिक वेपन्स मौजूद थे, जिनमें कज़ाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, यूक्रेन और बेलारूस। और ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसके पास भी, उस पर यह इल्ज़ाम है कि उसके पास भी जौहरी हथियार मौजूद हैं। इस सब के अलावा अगर आप हमें ये बता सकें कि ये नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी या NPT अमल में लाई क्यों गई, इसका आगाज़ कैसे हुआ? 1945 में अमेरिका ने जब जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर पहला एटॉमिक वॉर किया था, तो उसमें हमारे पास दुनिया ने काफ़ी इंसानी अमवात देखी, काफ़ी तबाहकारियाँ हुई, जिसमें हमारे पास हिरोशिमा में 1,24,000 और जबकि नागासाकी में 74,000 डेथ्स तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हुई हैं। तो इन सब तबाहकारियों को देखते हुए जो हमारे पास सुपर पावर हैं हमारे, या जो भी पावर्स हमारी हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस वगैरह, इन्होंने एक फ़ैसला लिया है कि एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि जिसके तहत हम लोग इन ऐसे ख़तरनाक वॉर से बच सकें। सो दैट्स वाई जो है 1953 में, दिसंबर 1953 में डिवाइड D.N. हॉवर्ड ने एक प्रपोज़ल पेश किया था एटम्स फॉर पीस के नाम से यूनाइटेड जनरल असम्बली में। तो जिसका मकसद ये था कि एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जिसमें हमारे पास जो हैं एटॉमिक वेपन्स के पुरअमन इस्तेमाल के बारे में पर काम किया जाए और बाकी कंट्रीज़ को इस एटॉमिक वॉर से बचाया जाए। सो 1997 में ये जो प्रपोज़ल है काफ़ी फ़ायदेमंद ज़ाहिर हुआ जब ये ज़िम्मेदारी IAEA के
यानी हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दी गई कि वो इस पर काम करे। सो NPT को आयरिश वज़ीर ख़ारजा 1958 में जो है पेश किया और 1960 को इसमें इस एग्रीमेंट को थोड़ा मोमेंटम मिला एंड देन बाकी जो जिम्मेदारियाँ थी वो IAEA से जो हमारे पास शिफ्ट कर दी गई NPT तक को मुंतकिल कर दी गई हैं। और सबसे पहले जो है फ़िनलैंड जो था उसने इस एग्रीमेंट पर, इस ट्रीटी पर दस्तखत किए थे और NPT के जो साइन करने वाले ममालिक हैं वो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जो एटॉमिक वेपन्स हैं उन पर फतह हासिल नहीं की जा सकती है, वो सिर्फ हलाकत खेज़ और जंग शुरू कर या जंग की वजह से जंग का बायस बन सकती हैं। एंड देन जो है जो मेरा मौक़िफ़ है इस पर, मेरा जो इस पे मौक़िफ़ है वो दफ़ाई मकासद को पूरा करने के लिए और जारियत और जंग को रोकने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं ये। एंड देन हमारे जो पाकिस्तान का जो इसमें मौक़िफ़ है हमारे पाकिस्तान का कि ये एक इम्तियाज़ी मुआहिदा है और पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। सो पाकिस्तान जो वो इस ट्रीटी पर साइन नहीं करेगा एंड देन लेकिन वो रिकगनाइज न्यूक्लियर वेपन को ही ज्वाइन करेगा। एज द सेशन इज़ लीनिंग टुवर्ड्स द एंड, हमें रवीना ने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यूक्लियर वेपन्स हर दौर में तबाही ही फैलाने के लिए होते हैं। अगर कोई भी मुल्क पहल करेगा इनको इस्तेमाल करने में तो पूरी दुनिया उस तबाही की लपेट में आएगी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सेशन से आपको इन टॉपिक्स के बारे में बहुत सारी मालूमात मिली होंगी और मैं इन पे अपने सारे गेस्ट का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कैमरा वुमेन अनुषा अमीन का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस सेशन में हेल्प की। दिस इज़ आमना मनान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।